पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया और चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली ही बार में उसने चंडीगढ़ में जीत के झंडे गाड़ दिए। उसने दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ दिया और नगर निगम की 35 में 14 सीटें जीतकर नंबर 1 पर रही, जिसकी खुशी चंडीगढ़ से दिल्ली तक मनाई गई। जीत की खबर आते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ढोल बजने लगे और मिठाई के डब्बे खुल गए। पार्टी कार्यकर्ता पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ फतेह की अहमियत समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मनीष सिसोदिया ने तो ये इशारा भी कर दिया कि चंडीगढ़ की जीत पंजाब चुनाव का ट्रेलर है। विधानसभा चुनाव में तो पंजाब के लोगों का मन वैसे ही बना हुआ है कि अब एक बार मौका केजरीवाल जी को देना है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और लोगों ने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंका दिया और पूरी बाजी ही पलट दी। इन नतीजों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, उन्हें भावुक भी कर दिया। रिजल्ट के बाद उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, मुंह मीठा कराया और जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सभी को हैरान तो किया ही, उसके प्रत्याशी दमनप्रीत सिंह ने मेयर और बीजेपी उम्मीदवार रविकांत शर्मा को भी मात दे दी। मेयर साहब ने हमारे वार्ड में विकास के कार्य किए होते तो शायद आज वो जीत रहे होते, बट उन्होंने कोई काम नहीं करा। चंडीगढ़ नगर निगम के 2016 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल अलग थे और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन में चौतरफा मुकाबला रहा और नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने 35 वार्ड में 14 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती, जबकि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। उसके खाते में 8 और अकाली दल के खाते में केवल 1 सीट आई। 2016 के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे थी। पिछली बार 26 वार्ड पर चुनाव हुए थे और बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को इस बार से आधी सीटें मिली, यानी उसे सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अकाली दल को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार सियासी कहानी उल्टी है। न कांग्रेस और न ही बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पर इन सबके बीच मेयर के पद पर पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मेयर बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 19 वोटों की जरूरत है, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है। सियासी गणित के हिसाब से बीजेपी को एक बात का फायदा मिल सकता है और वो है चंडीगढ़ में बीजेपी का सांसद होना, क्योंकि मेयर के चुनाव में 1 वोट स्थानीय सांसद का भी होता है। मतलब यह कि अगर बीजेपी को चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाना है तो उसे 18 वोट चाहिए, जबकि निगम में अपना मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को 19 वोट जुटाने की जरूरत है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर ये डॉक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हड़ताली डॉक्टरों ने दिल्ली में आईटीओ के पास जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की पुलिस से झड़प भी हुई। डॉक्टरों ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस पर महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर वहां से ले गई। मारा भी है, पीटा भी है, लातों से, घूसों से, और डिटेन करके यहाँ पे हमारे फोड़ा के और सारे डॉक्टरों को भी लेके गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दावा किया कि काउंसलिंग में देरी की वजह से पीजी फर्स्ट ईयर के छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा और इसी वजह से वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। खबर है कि हमलावर आतंकी एक कार में आए और हमला करने के बाद मौके से भाग निकले, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और फरार आतंकियों की तलाश तेज कर दी। साथ ही कुछ देर के लिए उस इलाके की एक सड़क पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। बताया गया कि कार से आए आतंकियों ने पहले सीआरपीएफ के बंकर पर फायरिंग की और फिर ग्रेनेड फेंककर भाग निकले, जिनको पकड़ने के मकसद से हथियारों से लैस जवान कुछ बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली। लखनऊ से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई।
वहां लोगों के लिए दहशत बना एक तेंदुआ पकड़ में आने के बावजूद हाथ से निकल गया। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम एक इलाके में कई घंटों तक जुटी रही। तभी वन विभाग के कर्मचारियों को वो तेंदुआ नजर आ गया, जिसके बाद वो लोग बिना देर किए जाल लेकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और लोगों के लिए दहशत बना वो तेंदुआ जाल में फंस गया। लेकिन इससे पहले कि टीम उस पर अपनी पकड़ बना पाती, वो जाल का एक सिरा पकड़े कर्मचारी पर झपट पड़ा। फिर तो डर के मारे उससे जाल छूट गया और हाथ आया वो तेंदुआ भाग निकला। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन तब तक वो उन्हें चकमा देकर फरार हो चुका था। इसके बाद भी उसे पकड़ने का अभियान जारी रहा। खबर है कि उसने भागने की कोशिश में एक कर्मचारी समेत वहां रहने वाले 2 लोगों को पंजा मारकर घायल कर दिया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर के कासना में बीजेपी के जन विश्वास कार्यक्रम में पार्टी के ही विधायक के खिलाफ नारे लगे, जिसके बाद कार्यक्रम में खूब बवाल हुआ। ये सारा हंगामा मंच पर हुआ और वो भी बीजेपी सांसद महेश शर्मा के सामने। पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ नारे लगाने लगे। ये सारा तमाशा जब हद पार करने लगा तो महेश शर्मा से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़े और मंच पर मौजूद शख्स के हाथ से माइक छीनने लगे। महेश शर्मा ने माइक तो छीन लिया, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। एक शख्स को जैसे तैसे चुप कराया गया तो दूसरे शुरू हो गए और उन्होंने बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने जारी रखे, जिसके बाद महेश शर्मा ने आओ दिखाना था और मंच पर चढ़ गए। इस बीच उनके समर्थक हंगामा करने वालों को वहां से हटाने में जुटे रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। नारेबाजी करने वाले कुछ ही लोग वहां से हटे। नौबत यह आ गई कि महेश शर्मा खुद हार मानकर मंच से उतरकर चले गए, जिसके बाद ऐसा लगा कि धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ नारे लगाने वालों को मनमानी करने की छूट मिल गई हो। उन्होंने फिर से बवाल करना शुरू कर दिया, जो बीजेपी सांसद के वहां से जाने के बाद भी चलता रहा। सांप से काटे जाने के बाद अस्पताल से इलाज करवाकर लौटे सलमान खान ने पनवेल फार्म हाउस में अपना 56वां जन्मदिन मनाया। 2 दिन पहले इसी फार्म हाउस पर एक सांप ने उन्हें डस लिया था और उनके ठीक होने की खबर मिलते ही कुछ लोग सलमान के बांद्रा वाले घर पर जन्मदिन का जश्न मनाने पहुंच गए। इन लोगों ने वहां सलमान के नाम का केक काटा, लेकिन सलमान खान ने बांद्रा में नहीं बल्कि पनवेल फार्म हाउस में अपना जन्मदिन मनाया और पार्टी के बाद बाहर आकर लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस दौरान सलमान सांप से काटे जाने का जिक्र करना भी नहीं भूले। टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। पनवेल फार्म हाउस में सलमान के जन्मदिन की पार्टी में हिंदी फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां भी पहुंची। कानपुर की कोर्ट ने कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। पीयूष जैन के ठिकानों पर पिछले 4 दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसमें उनकी बेहिसाब दौलत बरामद होने की खबर आई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और कानपुर के काकादेव थाने में लाया गया। आरआरएफ के जवानों को भी मुस्तैद कर दिया गया और ये अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है। ये कोई मोर्चा लेने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि इस धन कुबेर की सुरक्षा में है कि ताकि इसे सुरक्षित न्यायालय पहुंचाया जा सके। थाने में पीयूष जैन के लिए फर्श पर ही लेटने का इंतजाम भी किया गया। मीडिया के कैमरे जब एक शीशे के बाहर से उनकी तस्वीरें लेने लगे तो उन्होंने एक कंबल से अपना चेहरा ढक लिया। ठाट बाट में रहने वाला व्यक्ति आज किस तरह टाट पे लेटा है, कहीं ना कहीं आज उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे यह दिन देखना पड़ेगा कि उसको थाने की अंदर जमीन पर सोना पड़े। दोपहर होते ही पीयूष जैन को पुलिस की टीम मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गई। इस दौरान जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी भी साथ ही रहे। मेडिकल चेकअप के बाद पीयूष को अदालत ले जाया गया, जहां सुनवाई के दौरान भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों में पीयूष जैन को देखने की होड़ सी मची दिखी। मीडिया के कैमरों और पुलिस वालों के अलावा आम लोगों की भी कोर्ट में भारी भीड़ जमा हो गई। और सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से पीयूष जैन की रिमांड मांगी गई और उनके खिलाफ सैकड़ों दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए, लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कारोबारी पीयूष जैन को जेल भेज दिया और 14 दिन बाद सुनवाई का समय तय किया। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी तरफ पीयूष जैन के कन्नौज के घर पर भी छापेमारी चलती रही। संकरी गलियों के बीच बने 3 घरों में भी पिछले 3 दिन से छापेमारी चल रही है, जहां नोटों को गिनने के लिए बैंक की टीमें बुलाई गईं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी नोट गिनने की मशीनें हाथ में लेकर घर के अंदर जाते दिखाई दिए। जिन गलियों में ये घर हैं वो इतनी संकरी हैं कि वहां गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती। 3 दिन से इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर चल रही छापेमारी में बेहिसाब कैश के अलावा बेशुमार गहने भी बरामद होने की खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें 6 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया।
इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाई गई तेलंगाना की ग्रे हाउंड्स की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया, जिसने सर्च ऑपरेशन के दौरान घने जंगलों के बीच हुई मुठभेड़ में इन नक्सलियों को ढेर कर दिया। इससे पहले सुरक्षा बल के जवानों ने उस जंगल की घेराबंदी की जिसमें कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। बताया गया कि जवानों की भनक लगते ही नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी बिना वक्त गंवाए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कुछ देर तक चली गोलीबारी के बाद कई नक्सली तो वहां से भाग गए, लेकिन उनमें 6 नक्सली मारे गए। इसके बाद जंगलों में बिखरे उनके शवों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फिर सुरक्षा बल के जवान बाकी बचे नक्सलियों की तलाश में जुट गए। 19 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद भी देश के कई शहरों में लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे हालात तब हैं जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। गुजरात के महसाणा में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने पदयात्रा निकाली तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उसमें जुट गई, जिसमें कोरोना नियमों का मजाक बनता दिखाई दिया। इस भीड़ पर ड्रोन से फूलों की बारिश भी की गई। इस दौरान कई लोग आसपास के मकानों की छतों पर भी दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें वडोदरा से भी सामने आईं। वहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान हॉल में जिन सीटों पर कोरोना के खतरे की वजह से बैठने पर रोक लगाई गई थी, उन पर भी लोग बैठे नजर आए। वहीं सुरेंद्रनगर जिले में सरपंचों का एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन वहां भी एक साथ कई लोग दिखाई दिए। इस बीच एक और चौंकाने वाली तस्वीर बोटाद से सामने आई। वहां एक दिन पहले एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और जब ये मैच खत्म हुआ तब जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में बैठे सैकड़ों दर्शक मैदान में आ गए और इसके बाद उन्होंने मैदान में ही काफी देर तक डांस किया। गुजरात के अलावा कोलकाता में भी ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज किया गया और वहां 2 दिन पहले क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जुट गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि इस त्योहार के लिए एक इलाके में खास तैयारी की गई थी। वहां की इमारतों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां जुटे थे। इसी तरह देश के कई दूसरे शहरों में भी कोरोना के खतरे की अनदेखी की तस्वीरें सामने आईं। हालांकि ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों की वजह से मुंबई में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। वहां नए साल के मौके पर जुटने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर कई इलाकों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके तहत जांच के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए और कोरोना नियमों को न मानने वालों पर कार्रवाई की गई। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि बिना मास्क के गाड़ी चला रहे कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके साथ ही जिन लोगों ने मास्क सही ढंग से नहीं पहना था, वो भी पुलिस की नजरों से नहीं बच पाए। कुछ जगहों पर लोग इस कार्रवाई के विरोध में पुलिस वालों से बहस करते भी नजर आए। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। इस बीच कई बड़े पुलिस अधिकारी इस अभियान की निगरानी करते दिखाई दिए। खबर है कि नए साल के मौके पर 47,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती मुंबई की सड़कों पर की जाएगी, ताकि कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो। वहीं बच्चों को वैक्सीन और प्रिकॉशनरी डोज पर भी कुछ अहम जानकारी सामने आई। कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने न्यूज 18 को दी जानकारी में वैक्सीनेशन अभियान पर सफाई दी और यह बताया कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनके 10वीं के सर्टिफिकेट या स्कूल के आईडी कार्ड को दिखाने से ही वैक्सीन लगाई जा सकेगी। यह भी साफ किया गया कि बच्चों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी होगा। मतलब यह कि बच्चों को वैक्सीन के लिए बिना कोविन ऐप पर रजिस्टर किए सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचा जा सकेगा। वहीं वैक्सीन की तीसरी डोज पर भी साफ किया गया कि 9 महीने का अंतर वैक्सीन की तीसरी डोज से पहले जरूरी होगा, जिसका मतलब यह है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के दिन से 9 महीने के बाद ही कोविन ऐप के जरिए तीसरी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अभी सरकार ने बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रिकॉशनरी डोज के तौर पर तीसरी डोज का रास्ता साफ किया है, जिन्हें 10 जनवरी से टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। राज्य में अलग अलग जगहों पर शुरू होने वाले इन प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ की लागत आएगी, जिसका शिलान्यास खुद पीएम ने रिमोट का बटन दबाकर किया। जिसके बाद प्रोजेक्ट से जुड़ा एक वीडियो भी चलाया गया, जिसमें इससे होने वाले फायदों की जानकारी दी गई। इससे कृषि, उद्योग, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। इससे पहले मंच पर पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शॉल और टोपी पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्हें एक बड़ा त्रिशूल भी भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम ने परिवारवाद के बहाने विरोधियों को निशाने पर लिया। एक मॉडल है सबका साथ सबका विकास, दूसरा मॉडल है
खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ। रैली से पहले उन्होंने अलग अलग विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी भी देखी और एक तस्वीर भी खिंचवाई। सौभाग्य की बात यह कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव होने हैं, जहां मंडी लोकसभा उपचुनाव में अपनी जीत को कांग्रेस के नेता सत्ता विरोधी लहर बता रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उसी मंडी से हिमाचल के चुनाव का राजनीतिक एजेंडा सेट कर दिया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर विकास योजनाओं में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया, क्योंकि पीएम ने पब्बर नदी पर जिस बिजली प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया वो 10 साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। बीजेपी ने 3 दलों का गठबंधन बनाकर पंजाब विधानसभा चुनावों में उतरने का ऐलान कर दिया, जिसमें बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का साथ मिला। और तीनों दलों के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। और इस बैठक में तीनों दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो पंजाब में गठबंधन की तरफ से हर दल के लिए सीटों की पहचान और संख्या तय करेगी, जिसके बाद गठबंधन का साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कौन सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। खबर है कि पंजाब चुनाव के दौरान आतंक फैलाने के मकसद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक खास प्लान बनाया है, जिसके तहत खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने के लिए पंजाब में कई दस्ते एक्टिव किए गए। साथ ही पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद खूंखार कैदियों को भी भड़काने की साजिश है, जिससे जुड़े कुछ मैसेज भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे, जिनसे पंजाब चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने की इस साजिश का पता चला और इस काम के लिए आईएसआई आतंकी संगठन बब्बर खालसा की मदद कर रही है। इस साजिश के पता चलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि वक्त रहते किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने का निर्देश दिया। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग उन सभी 5 राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करे। इस बारे में स्वास्थ्य सचिव और चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि उत्तराखंड और गोवा में करीब 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि यूपी में 80% से ज़्यादा लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। लेकिन मणिपुर और पंजाब, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां यह आंकड़ा 80% से नीचे है, यानी वहां 80% से कम लोगों को टीके की पहली डोज लगी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में कोरोना से जुड़े दिशा निर्देश में बदलाव भी कर सकता है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी जोर दिया कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां टीकाकरण ही नहीं, टेस्टिंग पर भी जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बाद अब चीन की नजर बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर है। खबर है कि चीन के 230 से ज्यादा एक्सपर्ट अगले महीने बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस का दौरा कर सकते हैं, जिसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और उसे बनाने का काम अब भी जारी है। बताया गया कि चीनी अधिकारियों का यह दौरा 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच हो सकता है। खबर तो यह भी है कि बांग्लादेश के इस सबमरीन बेस को तैयार करने में चीन मदद कर रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच पिछले कुछ साल में कई अहम बैठकें भी हो चुकी हैं। यही नहीं, चीन बांग्लादेश को टैंक और लड़ाकू विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण भी दे रहा है। चीन ने इसी तरह की चालाकी पाकिस्तान में भी दिखाई थी, जहां ग्वादर बंदरगाह को बनाने में मदद करने के बाद उसने उसे अपनी नौसेना के बंदरगाह के लिए तैयार करना शुरू कर दिया।